हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हम जो पढ़ रहे थे एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, सॉरी एमएस ऑफिस पढ़ रहे थे। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एमएस एक्सेल। एक्सेल के बारे में हमने जाना कि ये क्या है, एक स्प्रेडशीट फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। इसके अंदर हम फॉर्मूले लगा के कैलकुलेशन भी इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसका अंदर जो मेन्यू है कई सारे, उनमें से एक मेन्यू होम वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू है, टैब जिसको बोलेंगे, वो है हमारा इंसर्ट। नेक्स्ट टैब है हमारी इंसर्ट। इंसर्ट टैब के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है पाइवट टेबल। सबसे पहली जो टर्म आती है, सबसे पहला फंक्शन है, उसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या है? यह एक एमएस एक्सेल की विशेषता है। यह एक एमएस एक्सेल की विशेषता है। क्या काम करती है ये सिग्निफिकेंस जो डेटा है उनको क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। यह है सिग्निफिकेंस जो डेटा है मेरे को एक्सट्रैक्ट करने का कार्य करता है। जो मेरे सिग्निफिकेंट डेटा है, यानी कि कोई बड़ा डेटा है, उसमें से उसकी समरी अगर मुझे निकालनी है तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पाइवट टेबल उसको बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है कहां से? किसी बड़े डेटा से। किसी बड़े डेटा से उसकी समरी निकाल के उसको शॉर्ट में करके हमें अगर कोई डेटा अगर निकालना हो तो वो हमारा हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं? वो हम निकाल सकते हैं पाइवट टेबल के थ्रू। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ये एक टेबल है जो कि एक मेरा बड़ा डेटाबेस है, और ये डेटाबेस मेरा क्या है? पूरी स्कूल का है। इसमें किसका है? पूरा स्कूल का डेटा है, वो मेरे पास इसके अंदर अवेलेबल है। अब मुझे किसी एक इंडिविजुअल एक क्लास का डेटा अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? इसको यहां से एक्सट्रैक्ट करूंगा। यानी कि एक तरीके से पाइवट टेबल क्या है? डेटा को सॉर्ट करना ही क्या है? मेरा पाइवट टेबल है। किसी बड़े डेटाबेस को उसकी समरी निकालना। हम लिख सकते हैं इसका यूज क्या है? उपयोग किसी बड़े डेटा की समरी निकालना। किसी बड़े डेटा की समरी ही क्या है? मेरा एक तरीके से मेरी पाइवट टेबल है। अब यहाँ पे हमने देखा कि स्कूल है, स्कूल के एक हमने किसी क्लास का उसका छोटा रूप, एक पूरे स्कूल में से किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक क्लास का डेटा हमने निकाल लिया, यानी कि उसको सॉर्ट करना। या फिर हमें सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अगर हमें लेनी हो तो उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? पाइवट टेबल को काम में लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी बड़े डेटा की समरी निकाली जाती है। ए पाइवट टेबल, बी चार्ट, सी ग्राफ, डी कोई नहीं। इस तरीके से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी बड़े डेटाबेस का उसकी समरी निकालनी हो तो हम किसको काम में लेंगे? पाइवट टेबल को लेंगे, चार्ट को लेंगे, ग्राफ को लेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो यार यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा मेरा?
पाइवेट टेबल। पाइवेट टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े डेटाबेस की समरी हम निकाल सकते हैं, उसको छोटा हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पाइवेट टेबल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टेब है वो है हमारा इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन, इल्यूस्ट्रेशन हमने जब पढ़ा था, एमएस वर्ड हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें भी पढ़ा था इल्यूस्ट्रेशन। इल्यूस्ट्रेशन होता है एक तरीके से भ्रम, इल्यूशन बोलते हैं भ्रम को, यानी कि एक तरीके से अगर हमारे डेटाबेस में हमें कोई भ्रम नहीं डालना है, उसमें किसी भी तरीके के अगर ग्राफिकल, अगर हमें इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं इल्यूस्ट्रेशन टैब के अंदर। इल्यूस्ट्रेशन टैब में ये सारे फंक्शन है, ये मेरे अवेलेबल रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिक्चर की। पिक्चर क्या होगी, कोई भी इमेज हो सकती है, कोई भी इमेज अगर मुझे हमारे एमएस एक्सेल शीट में अगर इंसर्ट करनी हो, तो उसके लिए किसको काम में लेंगे, इल्यूस्ट्रेशन टैब के अंदर पिक्चर के अंदर जाके हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है शेप। शेप किसी भी एक हमें ग्राफ फॉर्मेट में कोई भी शेप हमें चाहिए, लाइक एरो का साइन चाहिए इस तरीके से, या फिर स्टार चाहिए, तो ये जो कुछ शेप है एटसेट्रा, बहुत सारे शेप हमें एमएस एक्सेल उपलब्ध करवाता है, तो उन्हीं शेप में से अगर कोई शेप अगर हमें इंसर्ट करना है हमारे एक्सेल शीट के अंदर, तो हम किसको काम में लेंगे, शेप फंक्शन को काम में लेकर इनको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट अगर हमें किसी भी डेटा को हायरार्किकल फॉर्मेट में अगर हमें दिखाना हो, हायरार्किकल मतलब जैसे इस तरीके से अगर दिखाना हो कि ये एक बड़ा टॉपिक है, उसके बाद ये उसका पार्ट है या उसका पार्ट है, या फिर इस तरीके से अगर हमें कुछ भी डेटा अगर रिप्रेजेंट करना हो, इस तरीके का फॉर्मेट अगर हमें एक्सेल शीट में इंसर्ट करना हो, तो हम किसको काम में लेते हैं, स्मार्ट आर्ट को हम काम में लेंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यहां पे क्वेश्चन बनता है एमएस एक्सेल के किस टैब में, एमएस एक्सेल की किस टैब में पिक्चर या शेप या स्मार्ट आर्ट उपलब्ध है। ऑप्शन क्लिपबोर्ड, बी इल्यूस्ट्रेशन, सी चार्ट, डी कोई नहीं। तो हमारे पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट ये एमएस एक्सेल के इंसर्ट मेन्यू में किस टैब में उपलब्ध होते हैं, इंसर्ट में, इल्यूस्ट्रेशन टैब में ये क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्यूस्ट्रेशन इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इल्यूस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन बनेगा ये बन सकता है, एक तो कि इल्यूस्ट्रेशन एमएस एक्सेल के किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, तो इंसर्ट में उपलब्ध रहता है, या पिक्चर, शेप या स्मार्ट आर्ट एमएस एक्सेल के किस मेन्यू में अवेलेबल रहते हैं, तो इंसर्ट हो जाएगा, किस टैब में अवेलेबल रहते हैं, तो इल्यूस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका अगर विपरीत क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो पूछा जा सकता है कि निम्न में से इल्यूस्ट्रेशन टैब के अंतर्गत आने वाला फंक्शन है, तो इन फंक्शंस में से आपको ये नाम मिल जाएंगे, एक नाम ये मिलेगा, बाकी के 3 कोई अदर ऑप्शन मिल सकते हैं, या फिर सारे ये मिल जाएंगे, ए बी सी और डी मिल जाएगा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये इल्यूस्ट्रेशन टेबल में मेरे अवेलेबल रहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया।
इसके बाद इंसर्ट में ही नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है इंसर्ट में, वो है चार्ट। चार्ट क्या होता है? किसी भी डेटा का विजुअली या ग्राफिकली उसका डिस्प्ले, उसको शो करना, रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है? मेरा चार्ट होता है। किसी डेटा को विजुअल या ग्राफिक्स रूप में प्रदर्शित करना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि डेटा को ग्राफिक्स में प्रदर्शित किया जाता है। ए चार्ट, बी टेबल, सी इमेज और डी कोई नहीं। टेबल में हम स्प्रेडशीट काम में लेते हैं तो हम उसको ग्राफिक्स नहीं बोलेंगे। इमेज को ग्राफिक्स बोल सकते हैं, लेकिन एक तरीके से वो किसी भी तरीके का कोई डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करता। हालांकि वो खुद एक डेटा है, लेकिन उसके द्वारा हम कोई विस्तृत डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की इस कैटेगरी में क्या भागीदारी है, वो उसका भी हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो मेरा क्या होगा? चार्ट। तो चार्ट से डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ग्राफिक्स फॉर्मेट में डेटा को दिखाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? तो चार्ट को काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं प्रकार। चार्ट के प्रकार। चार्ट के प्रकार की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो प्रकार है वो 11 होते हैं। इसके फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली हम जो काम में लेते हैं वो 11 तरीके के चार्ट हम काम में लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं देखते हैं। पहला है बार चार्ट, इसके बाद लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्ट्रोक चार्ट। बार, लाइन, कॉलम, स्कैटर, इसके अलावा सरफेस, बार हो गया, लाइन हो गया, कॉलम हो गया, एरिया, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट और पाई, डोनेट 10 और 11। एक बार देखते हैं। बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, इसके अलावा स्टॉक चार्ट, एक रह गया हमारा बबल चार्ट। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा बार हो गया, लाइन, कॉलम, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, पाई और रडार। चार्ट। तो मोस्टली जो हमारे पास अवेलेबल चार्ट है वो हमारे पास 11 है। कौन कौन से हैं? बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बबल चार्ट और रडार चार्ट। ये 11 चार्ट है वो हमारे पास एक तरीके से अवेलेबल है।
अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो चार्ट है उनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। चार्ट से जो क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट चार्ट के प्रकारों से डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि निम्न में से चार्ट का प्रकार है। ए बार चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी पाई चार्ट और डी सेट। निम्न में से चार्ट का प्रकार कौन सा है? तो बार चार्ट भी प्रकार है, लाइन भी चार्ट का प्रकार है, पाई चार्ट भी चार्ट का एक प्रकार है। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसका विपरीत भी हो सकता है कि निम्न में से चार्ट का प्रकार नहीं है, तो एक ऑप्शन आपको चार्ट के प्रकार का मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है चार्ट के प्रकारों में से। अब कुछ महत्वपूर्ण जो चार्ट है उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चार्ट है हमारा वो है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट आमतौर पर क्षैतिज अक्ष पर यानी कि वर्टिकल एक्सिस पर क्या दिखाएगा? वर्टिकल एक्सिस पे दिखाता है श्रेणी तथा हॉरिजॉन्टल एक्स या ऊर्ध्वाधर एक्स या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या दिखाता है? मूल्य दिखाता है, मूल्य प्रदर्शित करता। कोई भी कॉलम चार्ट है, दो प्राइस के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं? कॉलम चार्ट को काम में लेते हैं। अब इसके क्षैतिज अक्ष पर यानी कि वर्टिकल एक्सिस, ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया, इस पे जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? मेरा श्रेणी दिखाता है। इस पे क्या दिखाएगा? श्रेणी। और ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल, इस एक्सिस पे ये क्या दिखाता है? मूल्य दिखाता है। तो इस तरीके का अगर कोई कॉलम चार्ट है, कोई चार्ट है तो उसको हम किस तरीके का चार्ट बोलेंगे? कॉलम चार्ट उसको हम बोलेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डेटा है वो काम में लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, मेल फीमेल रेशियो का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरी लिख देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ, लाइक 50, 100, 150, 2। अब ये एक तरीके से मेरे क्या आ गया? श्रेणी आ गया। अब हमें एक तरीके से अमाउंट की बात करते हैं, नीचे कैटेगरी किस तरीके से हम यहाँ पे कैटेगरी लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 लाइनें बना देता हूँ। ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को, और रेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि किस सन में या किस वर्ष में कितनी इसकी संख्या थी। तो 2010, 2011, 2012, 2013, 2014।
अब सबसे पहले बात करते हैं कि 2010 में क्या था। तो 2010 में जो मेल थे उनकी संख्या ये थी, और फीमेल की इससे ज्यादा थी। इसके बाद 2011 में क्या हुआ, ये मेल और इसके बाद फीमेल। 2012 में मेल फीमेल, ये एक लेवल पे बराबर आ गए हैं 2012 में। 2013 में मेल फीमेल का रेशियो कम हुआ, और 2014 में फीमेल का रेशियो बिल्कुल कम हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि किस सन में कितने मेल थे कितने फीमेल थे, उनका हमने एक तरीके से रेशियो निकाला है। तो 2010 में ऑलमोस्ट हमने देखा कि मेल है वो कम थे और फीमेल है वो ज्यादा थे। 2011 में मेल जो थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि फीमेल एक तरीके से कांस्टेंट रही है। 2012 में मेल और फीमेल है वो दोनों एक समान थे, एक लेवल पे थे। उसके बाद 2013 में मेल फीमेल्स की संख्या कम हो गई और 2014 में कम हो गई और मेल की संख्या बढ़ गई। तो इस तरीके का अगर हमें कोई भी डेटा रिप्रेजेंट करना हो एक साथ, तो उसके लिए हम किसको काम में लेते हैं, कॉलम चार्ट को काम में लेंगे। अब यहाँ पे कॉलम चार्ट से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉलम चार्ट के क्षैतिज अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है श्रेणी को, मूल्य को, श्रेणी या मूल्य दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज अक्ष पर किसको दर्शाया जाता है, श्रेणी को, और ऊर्ध्वाधर अक्ष पे किसको दिखाया जाता है, मूल्य को दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी एक चार्ट दे दिया, ये चार्ट उदाहरण है, जैसे यही चार्ट बना के दे दिया, यह है उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ऑप्शन दे दिए, लाइन, कॉलम, पाई, बार। लाइन, कॉलम, पाई, बार, इन चारों चार्टों में से ये चार्ट किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, हमारा कॉलम चार्ट का ये एग्जाम्पल है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कॉलम चार्ट से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। इसके बाद जो सेकंड चार्ट आता है हमारे पास, वो आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट एक समान स्केल पे लगातार निरंतर डेटा को अगर प्रदर्शित करना हो, परिवर्तन को प्रदर्शित करना हो, तो किसको काम में लेते हैं, लाइन चार्ट को काम में लेते हैं। समय समय पर एक समान स्केल पर डेटा के बदलाव को निरंतर प्रदर्शित करना। एक समान मेजरमेंट पे किसी भी डेटा के लगातार उसमें जो बदलाव होते आ रहे हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसको काम में लेंगे, उसके लिए हम काम में लेते हैं लाइन चार्ट को। इसमें डेटा को किस अंतराल से उनको व्यक्त किया जाता है, महीना, महीनों में, 3 माही, या वर्षों में। वर्षों के अंतराल में भी डेटा को इसमें हम दिखा सकते हैं। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं कि लगातार डेटा के बदलाव से किस तरीके से ये काम करता है। तो मान लीजिए
मेरे पास 3 खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्रिकेट के 3 खिलाड़ी हैं, उन्होंने क्या क्या स्कोर किए हैं अपने करियर में और किस वर्ष में क्या स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रन लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये कुछ हमने यहाँ पे रन लिख लिए हैं। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि 2010 में क्या रहा, 2011 में, 2012 में, 2013 और 2014 में उनके स्कोर किस तरीके से रहे। अब इनको व्यक्त कैसे करेंगे, ब्लू लाइन से व्यक्त करते हैं लाइक विराट कोहली को, रेड से रिप्रेजेंट करते हैं धोनी को और ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं रोहित शर्मा। ये 3 अलग अलग इनके मेजरमेंट है कि उन्होंने किस ईयर में कितने रन उन्होंने बनाए। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। 2010 में उनका एवरेज लाइक 15 था, उसके बाद 15 से 10, उसके बाद 30, उसके बाद 40, उसके बाद 30 और उसके बाद 100। तो ये किसका लगातार इसके जो डेटा में बदलाव हो रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं हम विराट कोहली को। विराट कोहली का 2010 में लाइक था 40, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 10, फिर 30, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके बाद आगे निरंतर इसमें बढ़ते गए। तो ये हमने किसका डेटा दिखा दिया, विराट कोहली का। अब बात करते हैं धोनी के जो स्कोर की बात करते हैं। तो सबसे पहले 50, फिर 40, फिर 60, उसके बाद 30, उसके बाद 10, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा के रिप्रेजेंट को हम दिखा सकते हैं कि उसमें जो लगातार हमारे बदलाव हो रहे हैं वो किस तरीके से हुए। कि सबसे पहले विराट कोहली के 2010 में ये थे स्कोर था, उसके बाद 11 में ये था, 12 में ये था, 13, 14। आपने कई बार क्रिकेट में भी ये चीज देखी होगी कि वहां पे विकेट का दिखाते हैं कि कितने रन पे विकेट, पहला विकेट गिरा, दूसरा कितने पे गिरा। तो वो भी एक तरीके से क्या दिखाते हैं, चार्ट पे दिखाते हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए 0 से 0, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे ओवर दिखा दिए 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ से वो इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि पहला विकेट यहाँ पे गिरा, दूसरा यहाँ पे और उसके बाद तीसरा यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये एक तरीके से मेरी रन रेट होगी और कहाँ पे विकेट गिरा वो हो गया। यहाँ पे दूसरी टीम का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो दूसरी टीम का भी क्या दिखाते हैं, 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहला विकेट गिरा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, इस तरीके से इस जगह पे उनके विकेट गिरे, कितने रन पे गिरे और कौन से ओवर में गिरे। तो इस तरीके की अगर हमें चार्ट अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसको काम में लेते हैं, लाइन चार्ट को काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। तो क्वेश्चन बनता है समान स्केल पर लगातार डेटा को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी पाई और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एक समान स्केल पर, यानी कि सबका स्केल हमने कॉमन रखा है, ईयर वगैरह, तो ये एक समान स्केल हो गया और उसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव होते जा रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक समान स्केल पे हम डेटा के बदलाव की बात करते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, लाइन चार्ट को उसके लिए काम में लिया जाता है। तो लाइन चार्ट से जो क्वेश्चन बन सकता था मोस्टली यही बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बन सकता है कि
लाइन चार्ट में जो डेटा इंटरवल होता है या उनके बीच का अंतराल होता है कितना हो सकता है, महीना, तिमाही या वर्षों में उसका इंटरवल हो सकता है। इसके बाद लाइन चार्ट का जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट एक तरीके से वस्तुओं की जो अनुपात है उनको दिखाने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। डेटा श्रृंखला में जो वस्तुएं हैं लिख लेते हैं, यह है डेटा श्रृंखला में वस्तुओं के आकार को या मदों को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करता है। जो हमारे डेटा है उनको किसी एक पर्टिकुलर, अगर हमें रेशियो में अगर हमें डिवाइड करना हो, रेशियो में या प्रतिशत में, परसेंटेज में अगर हमें उनको पता करना है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसका कितना योगदान रहा, तो उसके बारे में हम इसको डिस्कस, इस चार्ट को हम काम में लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए ये स्कूल है, स्कूल में मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। 100 स्टूडेंट में से मैथ के, साइंस के कितने हैं, आर्ट के कितने हैं और कॉमर्स के कितने हैं, इनको मैं कैटेगराइज करता हूं। तो मान लीजिए 50% जो स्टूडेंट है मेरे पास वो किसके हैं, 50% स्टूडेंट है मेरे पास वो है, ये हो गया मेरा 50%, ये हो गया मेरा 30% और ये हो गया मेरा 20%। तो यहाँ पे 50% साइंस के, 30% आर्ट्स के और 20% हो गए मेरे कॉमर्स। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अलग अलग डेटा के अनुपात को या रेशियो में उनको डिवाइड कर दिया कि मेरे पास किसी भी स्कूल में 50% स्टूडेंट है वो किसके हैं, साइंस के हैं, 30% स्टूडेंट किसके हैं, आर्ट्स के, और 20% स्टूडेंट किसके हैं, कॉमर्स के हैं। तो किसी डेटा को उनके डेटा की मदों को प्रतिशत में या अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, पाई चार्ट को काम में लिया जाता है। तो जो यहाँ पे सीधा सा क्वेश्चन बन रहा है वो यही है कि वस्तुओं की संख्या को या उनके आकार को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट काम में लिया जाता है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट या पाई चार्ट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बार चार्ट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये चार्ट आपको दे दिया, ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण हो गया हमारा, एक पाई चार्ट का ये एग्जांपल है। पाई चार्ट और दूसरा हमारा एक डोनट चार्ट जो हमने पढ़ा था, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, उनमें कुछ चेंजेस हैं वो हम देखेंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है कि पाई चार्ट सिर्फ एक वस्तु के या फिर एक कैटेगरी या एक श्रेणी को व्यक्त करता है, जबकि डोनट चार्ट है वो दो श्रेणियों को डिस्क्राइब करता है, यही इनमें मेजर डिफरेंस है। तो पाई चार्ट हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसी की, डोनट चार्ट। नेक्स्ट है हमारा डोनट चार्ट। पाई चार्ट में क्या था, सिर्फ एक था, इसमें क्या होंगे, एक से ज्यादा वस्तुओं का प्रतिशत या अनुपात में वितरण प्रदर्शित करना क्या होता है मेरा डोनट चार्ट।
एक से ज्यादा वस्तुओं को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करने के एक या एक से ज्यादा वस्तुओं को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? डोनट चार्ट को काम में लिया जाता है। यहाँ पे हम सेम पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था। ये जो स्टूडेंट थे मेरे पास 20, 30, 50 ये थे मेरे पास 2017 में। 2018 का देखते हैं। दो 2018 में क्या क्या बदलाव हुए? तो ये हो गया मेरा 40%, ये हो गया 25 और ये हो गया मेरा 35, 25। ठीक है। तो कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या हुआ हमारे पास साइन, और ये रिजल्ट है मेरा 2018 का। तो 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में साइंस के कितने स्टूडेंट थे मेरे पास? 50%। और आर्ट्स के कितने थे? 30%। और कॉमर्स के थे मेरे पास 20%। ये तो हो गया मेरा 2017 का। अब 2018 में क्या चेंजेस रहे वो देखते हैं। 2018 में साइंस के कितने स्टूडेंट हो गए मेरे पास? साइंस के 40%। उसके बाद कॉमर्स के 35% और आर्ट के 25%। अब क्या क्या बदलाव हुए कि 2017 और 18 के कंपैरिजन में 2018 में 10% कम हो गए और इनमें क्या हुआ? 5-5% का इंक्रीमेंट हो गया। तो इसमें एक तो ये फॉर्मेट रहता है और एक बीच वाला फॉर्मेट रहता है। दो अलग अलग 2017 और 18 इन दोनों को एक साथ हमने किसमें दिखाया है? रेशियो में या अनुपात में इनको रिप्रेजेंट करना या परसेंटेज में, प्रतिशत में रिप्रेजेंट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? डोनट चार्ट को काम में लिया जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे इसमें कि एक से ज्यादा वस्तुओं को अनुपात या प्रतिशत में प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? तो पाई चार्ट को या डोनट चार्ट को या दोनों को ही नहीं। तो एक से ज्यादा वस्तुओं को अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? डोनट चार्ट को काम में लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर एक वस्तु को प्रतिशत या अनुपात में प्रदर्शित करना हो तो किसको काम में लिया जाएगा? तो उसके लिए हमेशा काम में लिया जाता है हमारा पाई चार्ट, उसके लिए काम में आता है। तो ये हो गया हमारा डोनट चार्ट। पाई चार्ट और डोनट चार्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट। बार चार्ट ये तुलना का वर्णन करता है।
तुलना का वर्णन करने के लिए काम में लिया जाता। तुलना का वर्णन करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यह एक तरीके से कॉलम चार्ट का विपरीत है। यह है कॉलम चार्ट का विपरीत। कॉलम चार्ट में किस तरीके से थे हमारे डेटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम। बार चार्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, हॉरिजॉन्टली। सेम हम स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं कि ये कितना परसेंट है, 40%, 25% और 35%। ये किसके हैं मेरे, हिंदी, ये मेरे कंप्यूटर के हो गए और लास्ट वाले मैथ के। यहाँ पे हमने क्या किया है, तुलना का वर्णन किया है कि किसमें कितने परसेंटेज है या किस स्टूडेंट की ज्यादा, किस सब्जेक्ट के ज्यादा स्टूडेंट है और किस सब्जेक्ट के कम स्टूडेंट है। तो हिंदी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट पाए गए हैं 40%, कंप्यूटर के 25% सबसे कम, उसके बाद मैथ के मीडियम पे है 35। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, एक तुलना की है। तो किसी भी आइटम या वस्तुओं की तुलना करने के लिए या तुलना को एक्सप्लेन करने के लिए या वर्णन करने के लिए किस चार्ट को काम में लिया जाता है, तो बार चार्ट को उसके लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बन सकता है इंपॉर्टेंट, इस तरीके का चार्ट दे दिया और ये चार्ट किसका उदाहरण है, तो बार चार्ट का उदाहरण है या कॉलम चार्ट का उदाहरण है, या दोनों का है या दोनों का नहीं है। तो याद रखना, अगर हॉरिजॉन्टली अगर हमें लाइन रिप्रेजेंट की हुई हो तो वो हमेशा मेरा बार चार्ट होगा, और अगर वर्टिकली अगर लाइन हो तो वो हमेशा मेरा कौन सा होगा, कॉलम चार्ट होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये उदाहरण किसका है, तो ये उदाहरण किसका है, हमारा बार चार्ट का है। दूसरा, तुलना का वर्णन करने के लिए किस चार्ट को काम में लिया जाता है, तो उसके लिए काम में लिया जाता है बार चार्ट को काम में लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट क्या करेगा, समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लेंगे, एरिया चार्ट को काम में लेंगे। समय के साथ परिवर्तन को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता है उसके साथ साथ अगर किसी भी राशि में या डेटा में बदलाव होता है तो उस बदलाव को दिखाने के लिए किसको काम में लेते हैं, एरिया चार्ट को काम में लिया जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे किसी भी एक स्टोर है, कोई भी एक शॉप है, कुछ शॉप है, शॉप 1, शॉप 2 और शॉप, ये 3 शॉप हैं। इन्होंने किस वर्ष में कितना प्रॉफिट कमाया है उसके ऊपर हम अभी विस्तार से बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूं, यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट लिख देता हूं 10,000, 20,000 और 30,000। ये एक तरीके से क्या आ गया, इनका प्रॉफिट अमाउंट आ गया। यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 इधर लिए, 3 हमने इधर लिए।
अब हमें क्या करना है, इनका प्रॉफिट मेजर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉप 3 की। तो ये जो एरिया है पूरा, ये किसका है, मेरा शॉप 3 का है। उसके बाद ये एरिया पूरा शॉप 2 का, और ये मेरा शॉप, ये शॉप 1 का है, ये शॉप 2 का, और ये शॉप 3 का। शॉप 1, शॉप 2 और लास्ट वाला शॉप 3। अब किस शॉप ने उसमें कितना प्रॉफिट उसके अंदर कमाया है, उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। तो अब यहाँ पे इनके प्रॉफिट में निरंतर बदलाव होता रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। तो उस प्रॉफिट को दिखाने के लिए हमने किसको काम में लिया है, एरिया चार्ट को काम में लिया है। ये स्टोर 1 का है, प्रॉफिट चार्ट है कि उसने किस ईयर में कितना कमाया इस मंथ में। उसके बाद स्टोर शॉप 2 का, उसके बाद शॉप 3 का, कि किस शॉप ने किस टाइम में या किस मंथ में कितना प्रॉफिट कमाया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसको काम में लिया है, एरिया चार्ट को काम में लिया है। एरिया चार्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि समय के साथ परिवर्तन को दिखाने के लिए किस चार्ट को काम में लिया जाता है। तो उसके लिए काम में लिया जाता है, एरिया चार्ट को काम में लिया जाता है। तो ये मेरा एरिया चार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो है स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट जो चार्ट है हमारा वो है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या काम करता है, वैज्ञानिक, सांख्यिकी, इंजीनियरिंग जो डेटा है उनको दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। लिख देता हूं मैं, यह है वैज्ञानिक सांख्यिकी या इंजीनियरिंग डेटा को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी कि कोई साइंटिफिक अमाउंट है, लाइक जैसे टेम्परेचर हो गया, कोई प्रेशर हो गया, इस तरीके की अगर हमें वैल्यू या डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो हम स्कैटर चार्ट को काम में लेते हैं। एक तरीके से स्कैटर होता है मेरा बिखरा हुआ डेटा, बिखरा हुआ। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की सेल की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक सेल का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है मेरा टेम्परेचर 20, 30, 40, 50, 60, और दूसरी तरफ ले लेते हैं हम अमाउंट 100, 200, 300, 400। अब किस टेम्परेचर में मेरी कोल्ड ड्रिंक है वो ज्यादा बिकी, किस टेम्परेचर में हमारी कोल्ड ड्रिंक है कम बिकी, उसकी बात करते हैं। तो जब टेम्परेचर 20 था उस समय मेरी कोल्ड ड्रिंक की सेल थी 100। जब 30 हुआ तब होगी मेरी 300। जब 40 टेम्परेचर आया 40 डिग्री तो होगी मेरी सेल 200। 50 पे आया तो वापस 250 हो गई, और 60 पे आया तो 400। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये एक तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है या घटता है तो मेरी सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टेम्परेचर मेरा 20 था तो सेल कितनी थी, 100 थी। 30 थी तो 300, 40 थी तो 250 डिग्री टेम्परेचर गया तो सेल क्या हो गई मेरी 250 पे आ गई, और जब 60 डिग्री गया तो सेल मेरी 400 पे आ गई। तो ये एक तरीके से क्या है मेरा
यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की सेल को मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये एक मेरा क्या है, साइंटिफिक या साइंस फैक्ट है, एक वैज्ञानिकी डेटा बोल सकते हैं, मूल्य बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं। तो इस तरीके के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किसको काम में लेते हैं, स्कैटर चार्ट को काम में लिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक सांख्यिकी या इंजीनियरिंग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको काम में लिया जाता है या किस चार्ट को काम में लिया जाता है, तो उसके लिए आंसर मेरा होगा स्कैटर चार्ट। और दूसरा क्वेश्चन, कोई भी चार्ट आपको दे दिया और उसके बाद पूछ लिया कि ये किस चार्ट का उदाहरण है, तो ये मेरा स्कैटर चार्ट का एक उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने चार्ट से संबंधित जो हमारे कुछ मेन टर्म्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।